एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमारा जो आज का टॉपिक है वो नेटवर्क एनालिसिस। बेसिकली किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। तो उन सभी एक्टिविटीज को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हम उसको नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। यानी किसी भी इंटरप्राइज में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को अगर एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज हम किसी डिसीजन लेवल एक्टिविटी में यूज करें। जैसे कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक जाने में हमें कितना टाइम लग रहा है, इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक पहुंचने में जो ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है हमारा, वो कॉस्ट कितना है। तो बेसिकली इस टाइम और कॉस्ट को अगर ध्यान में रखते हुए या फिर इन पे एनालिसिस करके अगर हम इसको मिनिमाइज कर सके, चाहे हम टाइम को मिनिमाइज कर सके, मतलब जो काम हमारा 4 घंटे में होना था, अगर हम नेटवर्क एनालिसिस करके उस काम को 4 घंटे की बजाय 2 घंटे में कर दें, इट मीन्स हमारे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो भी कम होगा। एज वेल एज अगर हम कॉस्ट एनालिसिस करें, कॉस्ट एनालिसिस में जैसे कि जो रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो रॉ मटेरियल कितने क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं, कितने ज्यादा मैन पावर हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों की एनालिसिस करके अगर हम इसको मिनिमाइज करें, मतलब जहां 5 आदमी लग रहा है तो हम 2 आदमी में काम कर लें। हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर लें कि रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है उसकी उसकी क्वांटिटी को भी हम क्या करें, कम कर सके, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क एनालिसिस को यूज करके हम अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, एज वेल एज उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उस क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हमारा जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है, एज वेल एज जो समय लगता है वो भी हम उसको कम कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें अपने ओवरऑल प्रोसेस की एक एनालिसिस करनी होती है, और उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम जो मेथड जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। सो a project consists of a network of constituted activities. It is examined in detail and the details are utilized to compile the subsequential narration of the constituted activities of a project. The compilation is known as the project logic. When it is represented in the form of a graphical portrayal, it is called a network. Network is simple word to define as a graphical representation of interrelated activities of the project. So network analysis is nothing but it is a graphical representation of interrelated activities of the project. So a network generally comprises a set of symbols connected with each other in a sequential relationship, with each step making the completion of an event. The network diagram and scheduling computations enable the project formulation team to identify the longest series of the activities to the project implementation phase, which determine the project duration. So basically जब भी हम नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे हम कॉस्ट और टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए दो दो तरह के मेथड बताए गए हैं। have been developed, two of them discussed below. A number of network technique have been developed, मतलब बहुत सारे नेटवर्क टेक्निक्स हैं, ऐसे ऐसे समझिए। जो नेटवर्क एनालिसिस हम करते हैं उसके बहुत सारे टूल्स हैं। उन सभी टूल्स में से हम यहाँ पे जो दो मेन टूल्स है उनको मैं डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला है हमारा CPM, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, और सेकंड है हमारा प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं PERT। नॉर्मली इसको PERT चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये दो मेथड है, ये दो टूल्स हैं जिसका यूज हम नेटवर्क एनालिसिस में करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको CPM दिख रहा है, CPM का यूज बेसिकली हम कॉस्ट एनालिसिस के लिए करते हैं, और जो PERT का यूज है इसको हम बेसिकली टाइम एनालिसिस के लिए करते हैं। तो अगर हम CPM की बात करें, तो CPM इज लॉजिकल मैथमेटिकल मॉडल ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉन द optimal duration required for each activities and optimal use of available limited resources। अभी आपको मैंने बताया कि जो CPM है इसको हम रिसोर्सेज के लिए यूज करते हैं, और PERT जो है इसको हम टाइम के एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन एक वर्ड आ गया। इस ड्यूरेशन का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम को भी एनालिसिस कर रहे हैं,
बेसिकली जब हम रिसोर्सेज पे प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर पाएंगे, और जब रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्शन का टाइम है वो भी क्या होगा, कुछ हद तक कम होगा। वही कह रहा, ऑप्टिमल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर टाइम स्पेसिफाइड होता है। हमारा जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये डिफाइन करता है कि ये एक्शन इतने टाइम में परफॉर्म होगा, ये एक्शन इतने टाइम में परफॉर्म होगा, ये एक्शन इतने टाइम में परफॉर्म होगा। तो जो जो ड्यूरेशन है हमारा किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने का, वो ड्यूरेशन बेसिकली डिपेंड करता है कि हम रिसोर्सेज कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे मैन पावर कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैन पावर भी क्या है, मैन पावर भी एक तरह का रिसोर्स है, मैन पावर भी क्या एक तरह का रिसोर्स है। लेकिन अगर इस रिसोर्स को हम मिनिमाइज कर दें या इस रिसोर्स को मैक्सिमाइज कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा या मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए कह रहा है ऑप्टिमल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड for each activity and optimal use of available limited resources. अगर PERT की बात करें, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक की, the PERT is a primarily a scheduling technique. It shows a job or project as a set of process of operations called activities which must take place in a certain sequence. There are sequential activities और इन सभी एक्टिविटीज के बीच में हम एक रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन की भी आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक पहुंचने में जो ओवरऑल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है। और अगर वो टाइम किसी एक्शन पे ज्यादा है, इट मींस वो जो प्रोसेस वो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है, वो जो सेट ऑफ प्रोसेस है वो क्रिटिकल स्टेज में आता है। और हम उस क्रिटिकल स्टेज के प्रोसेस के लिए हम रिसोर्सेज प्रॉपर्ली प्रोवाइड करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा टेक केयर करते हैं कि वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं PERT के थ्रू हम अपना जो जो प्रोडक्शन प्रोसेस उसको भी इम्प्रूव कर पाते हैं as well as प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर पाते हैं। All activities have to be completed in order to accomplish the project. It is a probabilistic model and it reduces uncertainty in project network. अब अगर PERT की बात करें कि PERT का यूज क्या है, तो जैसे कि आपको यहाँ एक का नेटवर्क दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारे नोड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे एजेस दिख रहे हैं, और नोड्स पे भी कुछ वैल्यू असाइंड है और एजेस पे कुछ वैल्यू असाइंड है। तो बेसिकली जो नोड्स पे जो वैल्यू असाइंड है वो एक्टिविटीज को डिफाइन कर रहे हैं। हमने हर एक्टिविटीज को एक लेबल दे दिया है। जैसे सर्कल 1 जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी है, फिर सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी, फिफ्थ एक्टिविटी। लेकिन ये किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने में जो समय लग रहा है उसके लिए हमने यहाँ जो एरो हमने यूज किया है या जो इंटरकनेक्शन के लिए लिंक यूज किया है उस पर हमने कुछ वैल्यू असाइन किया हुआ है। तो वो जो वैल्यू जो हमने लिंक पे असाइन किया वो बेसिकली टाइम को डिनोट कर रहा है कि किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक रीच करने के लिए ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है। तो अगर यूज की बात करें कि PERT का क्या यूज है, तो the activity of the project are identified along with their interrelationship and graphical representation using network. PERT का यूज बेसिकली इसलिए करते हैं इंटररिलेशनशिप एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग नेटवर्क। यानी नेटवर्क को यूज करके यानी PERT को यूज करके हम उन एक्टिविटीज के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। Time required for completing each activity is estimated and noted on the network. हर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग हम लेवलिंग करते हैं और उन दो एक्टिविटीज के बीच का जो टाइम है वो उस टाइम को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं यानी शो करते हैं। The critical activities are identified for the different for the efficient allocation of resources in order to complete the project earlier. अगर आपको लगता है कि किसी एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जाने का जो टाइम है बहुत ज्यादा है, इट मींस वो क्रिटिकल एक्शन है, ठीक है। तो उस क्रिटिकल एक्शन, उस क्रिटिकल प्रोसेस के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं, प्रॉपर्ली एलोकेशन करते हैं, एज वेल एज उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हम बहुत ही ज्यादा केयरफुली जो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। Closer watch on critical and other activities so as to complete the project on time. अगर हम उस क्रिटिकल प्रोसेस को प्रॉपर्ली वॉच करें, ठीक है, उसको सही से रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि उसको वेटिंग स्टेट में ना जाना पड़े। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो समय के अंदर या समय पे कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दिखाई गई है और हर एक्टिविटी से करस्पॉन्डिंग उनका टाइम दिखाया गया है। जैसे अगर एक्टिविटी 1 2 की बात करें, मतलब किसी 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 वन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी रिलीज करने का जो टाइम है वो यहाँ पे सेकंड वाले रो में, सेकंड वाले कॉलम में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज गिवन है। एक्टिविटी 1 2, एक्टिविटी 1 3, एक्टिविटी 3 4, एक्टिविटी 2 5, एक्टिविटी 4 5, एक्टिविटी 4 6, एक्टिविटी 5 6। इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज का जो टाइम है वो टाइम यहाँ मेंशन है। जैसे एक्टिविटी 1 और 2 की बात करें तो एक्टिविटी 1 और 2 का टाइम 8 डेज है, 8 दिन। तो अगर इस चार्ट को अगर आप देखें तो एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 तक जाने में जो एरो हम यूज कर रहे हैं उस एरो के ऊपर हमने वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, वो 8 है। मतलब एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 पे रीच करने के लिए हमें कितने दिन का समय लग रहा है, 8 दिन का समय लग रहा है। यानी अगर किसी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर 6 स्टेप से गुजरना होता है तो उन 6 स्टेप को देखिए हमने यहाँ इस फिगर में दिखा रखा है। और किसी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने का जो समय लगता है उसको हमने इस जो हमने एज यूज किया है, जो एरो यूज किया, उस एरो के ऊपर हमने कुछ वैल्यू साइन कर दिया जो उसके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम सभी एक्टिविटीज के रिगार्डिंग हमने यहाँ टाइम दे दिया। अब अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि इस नेटवर्क में कौन सा ऐसा हमारा एक्शन है जो कि क्रिटिकल एक्शन में आता है, तो क्रिटिकल एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक्शन को फोकस करेंगे जिसका टाइम सबसे ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ देखिए तो सबसे ज्यादा जो टाइम है वो एक्टिविटी 1 और 2 का है, और एक्टिविटी 2 5 का है, और एक्टिविटी 4 5 का है। सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के लिए टोटल टाइम निकाल लिया। जैसे कि अगर हमने पाथ 1 से 6 पे जाना है, ठीक है, तो पाथ 1 सॉरी हमारा जो एक्टिविटी 1 है उससे हमें एक्टिविटी 6 पे जाना है। तो एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 6 पे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 3 पाथ्स हैं। हम 1 2 5 6 से भी जा सकते हैं, 1 3 4 6 से भी जा सकते हैं, 1 3 4 5 और 6 से भी जा सकते हैं। तो इन तीनों पाथ का अगर हम ओवरऑल टाइम निकालें तो ओवरऑल टाइम में देखिए पहले पाथ का 18 डेज आ रहा है, दूसरे पाथ का 9 डेज आ रहा है और तीसरे पाथ का 16 डेज आ रहा है। अब हम अगर ये फाइंड आउट करना चाहें कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे क्रिटिकल है, उसके लिए since the path 1 2 5 6 consume longest time, it is known as a critical path, and the activities 1 2 2 5 and 5 6 are known as critical activities। तो अभी यहाँ देखिए इन तीनों पाथ में से जो सबसे ज्यादा समय लग रहा है वो 18 डेज है। यानी पाथ 1 2 5 6 को अगर मैं फॉलो करूँ, इट मीन पाथ 1 2 5 6 यानी ऊपर वाले एज को अगर मैं फॉलो करूँ तो जो टाइम लगेगा वो मैक्सिमम टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब इस मैक्सिमम, चूंकि मैक्सिमम टाइम लग रहा है, तो अगर मैक्सिमम टाइम लग रहा है 6 तक पहुंचने के लिए और बाकी पाथ को अगर हम फॉलो करते हैं तो टाइम 18 डेज से कम लग रहा है। इट मींस इस पाथ 1 2 5 6 में कुछ कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल है। तो हमें क्या करना है, क्रिटिकल एक्टिविटीज को, उस क्रिटिकल प्रोसेस को फाइंड आउट करना है ताकि उसको हम इफिशिएंटली रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें और प्रॉपरली मैन पावर प्रोवाइड कर सकें, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम प्रोसेस अगर 1 2 5 6 को फॉलो करते हैं तो जो हमारा क्रिटिकल पाथ है वो क्या है हमारा, 1 2 2 5 5 6 आर नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटीज, हेंस द प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम इन 80 डेज। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे नेटवर्क में पाथ 1 2 पाथ 2 5 और पाथ 5 6 के लिए हमें बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत होगी, बहुत प्रॉपर रिसोर्सेज की जरूरत होगी ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर सकें। ऐसे हमारे पर्ट के एडवांटेजेस है और इसके लिमिटेशंस गिवन है, ठीक है। इसके डिटरमाइंस द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज, it incorporate risk analysis in project network, it determines critical activities of the project, it determines the most economical schedule for fixed project duration, it enable optimal allocation of limited resources। limitations की बात करते हैं, time estimates to perform activities constitute a major limitation of the technique। The probability distribution of total time is assumed to be normal, which in real life situation may not be true। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं पर्ट की। तो बेसिकली पर्ट के क्या यूजेस हैं, कैसे इसको यूज करना है, उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने अभी कवर कर लिया। अगर अब हम सीपीएम की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सीपीएम बेसिकली हम रिसोर्स के रिगार्डिंग यूज करते हैं।
यानी हम रिसोर्स को इवेलुएट करते हैं और PERT में हम टाइम को इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ अगर डिफरेंस देखें PERT और CPM में, तो कह रहा है इट इज अ कॉमन ओरिएंटेड अप्रोच और CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच। PERT is allowed uncertainty, CPM does not allow uncertainty. PERT is probabilistic model and CPM is deterministic model. PERT is a time based and CPM is cost based। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड मीन कितना खर्चा लग रहा है, तो उस खर्चे को कम कैसे करेंगे, जब हम रिसोर्स को एनालाइज करेंगे, कितनी रिसोर्सेज लग रही हैं, इस रिसोर्सेज को कैसे कम करना है, तभी हम उस कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं PERT इज अ टाइम बेस्ड एंड CPM इज कॉस्ट बेस्ड। PERT इज एवरेज टाइम and CPM does not average time. PERT has 3 estimates of time and CPM has single estimates of time. PERT is suitable when high precision is required. CPM is suitable when reasonable precision is required. तो अगर इस डिफरेंस को अगर हम देखें तो सब अगर हम ये कंपेयर करें कि PERT ज्यादा अच्छा है CPM ज्यादा अच्छा है, तो हम बेसिकली ये कहेंगे PERT नेटवर्क एनालिसिस जो है सबसे बेस्ट है। और हम नॉर्मली अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में PERT एनालिसिस को ही यूज करते हैं। तो ये था हमारा नेटवर्क एनालिसिस, जिसको हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बेसिकली अपने उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फिर उस एंटरप्राइज का जो ओवरऑल एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज के बीच में रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं। उस रिलेशन के बेसिस पे हम कॉस्ट को और टाइम को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।